टू की तुमने कुछ प्रॉब्लम पूछी थी। 4.2 के तुमने पूछे 9, 12, 13 और 4.3 के क्वेश्चन 3। तो बेटा पहले प्रॉब्लम बता देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने दिया है एक डिटर्मिनेंट है आपके पास एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। हमें प्रूव करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और आगे भी है। तो बेटा सिद्ध करने के लिए आपको बताया था कि आप इस तरीके के ऑपरेशन लगाएंगे ताकि राइट हैंड साइड आए हमारी और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बने। बेटा जीरो बनने के तो कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ राइट हैंड साइड आ सकती है। आपको राइट हैंड साइड में एक्स माइनस वाई चाहिए, तो यहाँ आप R1 माइनस R2 कर दो, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ R2 माइनस R3 कर दे तो वाई माइनस जेड आ जाएगा। तो हमने पहला ऑपरेशन लगाया, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। क्लियर होगी बात। तो बेटा जब हमने पहला ऑपरेशन लगाया और लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ही ले लेंगे, ये चीज़ मैं बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो जब बेटा मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो ऊपर से कितना आ रहा, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बेटा ये आ गया वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसे यहाँ हमने किया तो ये आ गया आपके पास वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ये आ गया जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और बेटा R3 जो है वो हमारे पास जो बेटा हमने इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया R1 R2 को। जैसे x माइनस वाई तो x माइनस वाई एज इट इज लिख दिया हमने, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ऐसे इधर से z अगर कॉमन ले लें या माइनस का z अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर कितना आ जाए आपके पास x माइनस वाई। हमने क्या कॉमन लिया, माइनस का z। देखो यहाँ हमने क्या कॉमन लिया बेटा, माइनस का z। कितना आ गया एक्स माइनस वाई। आप समझ गए हूँ क्यों लिया माइनस का, ताकि एक्स माइनस वाई पूरे में से कॉमन लिया जा सके। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ऐसे ही मैं R2 में करूँ, हमने क्या किया R2 में, देखो आप वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड और माइनस एक्स कॉमन, वाई माइनस जेड। अब आप देख रहे हैं कि R1 से भी कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, तो आप लिख देंगे यहाँ पर R1 से एक्स माइनस वाई व R2 से वाई माइनस जेड वेनिस्ट लेने को। जब बेटा वेनिस्ट लिया तो एक्स माइनस वाई भी वेनिस्ट और वाई माइनस जेड भी वेनिस्ट, दोनों आगे वेनिस्ट। और अंदर जो बचा हमारे पास वो कितना बचा, 1 और बेटा एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। और ये बचा हमारे पास 1 वाई माइनस जेड तो बाहर चला गया था, वाई प्लस जेड, 1 वाई प्लस जेड और ये बचा माइनस एक्स। यहाँ आया आपके पास जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक होगी बात यहाँ तक। देखो 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स और जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर है बात। अब बेटा यहाँ आके थोड़ा सोचने का विषय है कि आप इन 1 को 0 बना लो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। वैसे यहाँ भी अगर आप ऑपरेशन लगाओ तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप एक ऑपरेशन और लगा दो, यहाँ एक ऑपरेशन मतलब R1 माइनस R2 फिर से कर दो आप, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा एक जीरो और बन जाएगी। तो हमने फिर से लिखा ऑपरेशन R1 टेंस टू R1 माइनस R2 देखो 0। जब हमने ऑपरेशन लगाया एक्स माइनस जेड, यहाँ माइनस जेड प्लस एक्स, यानी ये भी एक्स माइनस जेड ही है। तो बेटा अब आप देख रहे हो ऊपर से 0 की गुणा में से तो कुछ भी कॉमन ले लो, और यहाँ से x माइनस जेड और यहाँ से भी x माइनस जेड कॉमन, या सीधा z माइनस एक्स ले लो, अंदर -1 बच जाएगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में z माइनस एक्स ही चाहिए। तो आपने लिखा R1 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब आप उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और बेटा ये आ गया आपके पास z माइनस एक्स। और अंदर बेटा जो बचेगा आपके पास वो ये बचेगा, देखो 0 तो 0 है ही, यहाँ बच जाएगा -1 और यहाँ भी क्या -1। बेटा उसके बाद आप ऑपरेशन लगा दे, चाहे तो एक आध 0 और बना ले, और अदरवाइज इसको आप प्रसार करके ब्रेक कर दे। तो एक ही स्टेप रहेगा, इसको आप थोड़ी सी कोशिश करें, हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मुझे और भी प्रॉब्लम बतानी है। तो बेटा ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, 12वां। तो यहाँ ऑपरेशन क्या लगाया हमने, R1 टेंस टू R1 माइनस एक्स R2।
दूसरा ऑपरेशन R2 टेंस टू R2 माइनस एक्स R3, क्योंकि आप देखो ऊपर अगर आप यहाँ x की गुणा कर दें और घटा दें तो जीरो नहीं बन रहा। यहाँ x की गुणा करी ऊपर से घटाया जीरो, तो पहले वाले में क्या बना 1 माइनस एक्स क्यूब और यहाँ क्या बनना है जीरो। बट आप इन ऑपरेशन को जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब जीरो 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 1 माइनस एक्स क्यूब जीरो और एक्स एक्स स्क्वायर 1। ठीक होगी बात यहाँ तक। उसके बाद आप देख रहे हो ऊपर से 1 माइनस एक्स क्यूब पूरे में से कॉमन दिखाई दे रहा, R2 में भी 1 माइनस एक्स क्यूब पूरे में से कॉमन दिखाई दे रहा। बट आप लिखेंगे यहाँ पर R1 और R2 से 1 माइनस एक्स क्यूब वेनिस्ट लेने पर, तो जब आप वेनिस्ट लेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और यहाँ आपके पास कितना बच गया 1 0 0 0 1 0 एक्स एक्स स्क्वायर 1। तो अब भी कुछ रह गया इसमें। अब आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, तो मैंने प्रसार कर दिया यहाँ से 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया प्रसार करके आगे तो 0 0 और यहाँ आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट हैंड साइड। तो अब एक और प्रॉब्लम है उसे बताऊंगा मैं। तो बच्चे इसको देखो आप जरा 13वें क्वेश्चन को। तो 13वें क्वेश्चन में इसने दिया है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b, काफ़ी कुछ दिया है इसमें। मेन चीज़ है सिद्ध क्या करना 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल क्यूब। तो बेटा आप देखें इसमें क्या ऑपरेशन पॉसिबल है। यहाँ देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दो अगर माइनस बी स्क्वायर में प्लस हो जाए 2b स्क्वायर, ध्यान दो अगर माइनस बी स्क्वायर में प्लस हो जाए किसी तरीके से क्या 2b स्क्वायर, मैं रफ लिख रहा हूँ ऐसे ही, तो बेटा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बात बनती हुई नजर आ रही, लेकिन ये होगा कैसे। ये हो सकता है देखो यहाँ तो 2ab है, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं, यहाँ से पॉसिबल है। अगर यहाँ b की मल्टीप्लाई कर दे और ऐड कर दे तो बात बन रही। तो आपने क्या ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 में क्या ऐड कर दे R3, बट R3 में काहे की गुणा b की गुणा। समझ में आई बात। R1 में क्या ऐड करते हैं b R3, तो बेटा एक तो यहाँ से आ जाए लेकिन हमें तो होल क्यूब चाहिए। और चेक करें इट इज R2, देखो बेटा यहाँ से R2 2ab और ये क्या है b। अगर यहाँ a की मल्टीप्लाई कर दे और ऊपर से घटा दें तो 2ab 0। ध्यान दें जब मैं ऊपर से घटाऊंगा a की मल्टीप्लाई करके तो 2ab 0 और यहाँ a की मल्टीप्लाई करी 2a स्क्वायर, जब घटाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2a स्क्वायर ऊपर जुड़ेगा तो वो भी सही। तो इसका मतलब R2 टेंस टू R2 माइनस R3, लेकिन R3 में काहे की गुणा a की गुणा। ध्यान दें R2 टेंस टू R2 माइनस a R3 में काहे की गुणा a की गुणा। तो बेटा मैं ऑपरेशन लगा के तुम्हें बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड तुमने ली हुई है, बार बार बताना पड़ रहा है मुझे। तो पहला ऑपरेशन है R1 टेंस टू R1 प्लस b R3। तो बेटा b की इसमें गुणा करो तुम यहाँ और ऐड कर दो इसके साथ। तो जब ऐड किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और b की जब गुणा करी तो 2b स्क्वायर ऐड हो गया। नेक्स्ट में चलो 2ab और बेटा नीचे b की गुणा तो माइनस 2ab, ऊपर था माइनस 2b और बेटा प्लस नीचे b की गुणा और नीचे क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार चेक कर लो आप, देख लो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b और माइनस 2b और प्लस, यानी ये तो R1 में से लिया और प्लस b की मल्टीप्लाई करी और ये R3 का। क्लियर होगी बात। अब बेटा दूसरे ऑपरेशन पे चलो R2 ये है R2 और R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट करनी, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई कहें कि a की। R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट की, a की मल्टीप्लाई की तो 2ab कितना हो गया 0। या लिखूं तो समझ ही गए। यहाँ आया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a की मल्टीप्लाई भी है 2a स्क्वायर। अब बेटा यहाँ चलो आप नेक्स्ट स्टेप क्या है 2a यानी R2 और माइनस R3 और R3 में कहीं की मल्टीप्लाई a की, तो a की मल्टीप्लाई R3 में क्या था 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी, इसे लिखा मैंने भाई R1 माइनस AR3, यही तो है, सॉरी R2 माइनस AR3। तो R2 में क्या था 2A माइनस A और R3 1 माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा R3 एज इट इज, R3 एज इट इज नोट कर दी हमने। तो बेटा R3 हमने एज इट इज लिख दी 2B माइनस 2A और माइनस 1 माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा इन्हें थोड़ा कैलकुलेट करना शुरू करो। तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया यहाँ पर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0। और बेटा इससे नेक्स्ट जो है आपके पास ये तो इसमें से अगर मैं b कॉमन ले लूँ बेटा, अगर मैं इसमें से b कॉमन ले लूँ, अंदर कितना बचा, माइनस के तो 2 है ही, बल्कि आप माइनस, चलो अच्छा छोड़ो, माइनस के 2 बच गया एक तो, और प्लस के 1 माइनस A स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक होगी बात, देख लो, माइनस के 2 प्लस का 1 माइनस का A स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ऐसे ही बेटा यहाँ चलो तुम लोग, तो ये तो 0 है ही, और ये आ गया आपके पास 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये इसके साथ एडजस्ट हो गया। यहाँ चलो आप, इसमें से आप क्या देख रहे हो बच्चों, A कॉमन, इसमें से A कॉमन, A जब कॉमन 2 माइनस 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक होगी बात, ये आ गया 2 माइनस 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट कर दिया अपन R3 एज इट इज। बट अब आप देख रहे R1 में क्या क्या आ रहा हमारा, R1 में आ गया 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। और ये भी क्या है आपका, अगर माइनस कॉमन ले लें भाई, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बाहर ले लें तो अंदर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वही हमें चाहिए। तो आप लिखते हैं यहाँ से R1 से 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा R2 से 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवेनिस्ट लेने पर। बेटा ओवेनिस्ट जब हमने लिया तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का भी तो होल स्क्वायर आया, ये बच गया आपके पास 1 0 और माइनस b, ये बचा आपके पास 0 1 और 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ तो ऑलरेडी है ही, यहाँ A और R3 एज इट इज 2B माइनस 2A 1 माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा किसी R1 या C1 जिसमें भी ज़्यादा जीरो दिखाई दे रही, उसके सापेक्ष आप प्रसार, तो इतना काम खुद करोगे, एक अपने आप आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बच्चों एक प्रॉब्लम तुमने पूछी है मेरे से 4.3 क्वेश्चन 3, के का मान बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है। तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 हमने लिख दिया बराबर, और प्लस माइनस बताया था आपको, लेंगे नोट्स में लिखवाया था मैंने। और क्या था त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले पॉइंट रख दो, क्या था K0 4 0 0 2 और यहाँ 1 1 1 अपनी तरफ से लगाया, तो इसको तो सॉल्व कर ही सकते थे मुझे लग रहा। तो प्लस माइनस 4 बराबर, इसमें आप किसके सापेक्ष प्रसार करना ठीक रहेगा बेटा, मुझे लग रहा C2 पे ठीक रहेगा, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब आप C2 के सापेक्ष करेंगे तो 0 0, और साइन कैसे होते हैं, माइनस प्लस और माइनस, ध्यान दें कैसे था, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस का मतलब माइनस 0 प्लस 0 और माइनस के 2, और 2 पे आपने उपसारणिक बनाया, ऐसे खींचा K1 4 1 K1 4 1। ठीक होगी बात, तो ये आ गया प्लस माइनस 4 बराबर माइनस के 2 और K की मल्टीप्लाई की K माइनस 4। ठीक होगी बात। तो बेटा एक बार प्लस 4 ले लें, फर्स्ट पार्ट प्लस 4 लेने पर, तो 4 बराबर माइनस 2K और प्लस 8 हो गया, तो 2K को इधर ले आओ, 2K बराबर 4 और K बराबर 2। एक बार माइनस ले लें, जो भी कुछ आए कर लो आप, इसको कोई सी दिक्कत नहीं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अब हम शुरू करते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है उपसारणिक और सहखंड। बेटा एक तो इनके नाम इंग्लिश में भी तुम्हें याद रखने, मैथ्स के जितने भी टॉपिक होते हैं अगर आप उनके नाम इंग्लिश में भी याद रखो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहला जो नाम है उपसारणिक, उपसारणिक को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर। सहखंड, सहखंड को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। आगे एक वर्ड सहखंडज भी आएगा,
तो सहखंड और सहखंडज दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो बेटा देखो होता क्या है पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, माइनर और कोफैक्टर ये प्रत्येक तत्व प्रत्येक अवयव का होता है। मान लो आपने एक आव्यूह लिख दिया, कोई भी लिख दिया, सपोज करो एक आव्यूह ए बराबर ये लिख दिया आपने A11 A12 A13 A21, ठीक होगी बात। ये लिख दिया, ये एक सारणिक लिख दिया, चलो सारणिक लिख दो बेटा, लो सारणिक लिख दिया, लो लिख दिया। तो यहाँ जो आपका उपसारणिक होगा वो प्रत्येक तत्व का, तत्व माने तो जैसे A11 है तो इसका अलग होगा उपसारणिक, A12 का अलग उपसारणिक, A13 का अलग उपसारणिक, A21 का अलग उपसारणिक। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर A11 का उपसारणिक, क्लियर है बात। और बेटा इसकी परिभाषा पढ़ लें जरा सी, ये परिभाषा मैंने लिख रखी है, सारणिक के अवयव Aij का उपसारणिक Mij से लिखा जाता है। तो बेटा A11 का उपसारणिक कैसे लिखा जाएगा, M11 से। भाई जब Aij का Mij से लिखा जाता है तो बेटा ये जो आपका A11 है इसका कैसे लिखा जाएगा, M11 से, सीधी बात। और होगा कैसे, अगर आपको A11 का उपसारणिक चाहिए तो A11 पे प्लस खींच दो, जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया आपका A21, A21 ये आपका उपसारणिक है। ये पहले से पढ़ते आए, मैं कई बार बीच में मैं मुंह से बोल भी देता था कि उपसारणिक है, तो वही तो उपसारणिक है, बस वहाँ बार बार लिख रहे थे रूटीन में, तो यहाँ थोड़ा सा M में लिख दिया, इसको और कुछ नहीं। चलो मैं आपको एक 3x3 का बताता हूँ। बेटा लिख दिया मैंने A बराबर एक सारणिक, ठीक। तो आप किसका माइनर निकालना चाहते हो उपसारणिक, A11 का ही बता दो यहाँ भी, बाकी तो तुम कर ही लोगे। तो ये है A11, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4 का उपसारणिक। तो बेटा 4 है क्या रियल में, A11, तो इसके उपसारणिक को भी कैसे लिखेंगे, M11 से, ठीक है। भाई 4 की जो पोजीशन है A11 की तो है वो, तो उपसारणिक भी कितनी, M11। तो उपसारणिक होगा कितना है, 4 पर आपने क्या खींचा प्लस, क्या बच गया 4 5 1 7, तो बच गया 4 5 1 और 7, तो वैल्यू कहीं की आ गई M11। ऐसे ही आप 4 के बाद किसका उपसारणिक निकालना चाहते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। 2 है सपोज करो 2, तो 2, अब 2 है क्या है, A11 के बाद A12 है, 2 है क्या A12 का उपसारणिक। तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, M12 होगा कितना बेटा, तो इस पर आप 2 पर प्लस खींच दें तो 1 5 6 7, 1 5 और 6 7, तो समझ गए। तो आप इतने बड़े को उपसारणिक बोल रहे थे अब तक, अब इसको मैं M12 कह दूंगा बस, तो बात तो वही हुई। भाई मैं इतने बड़े को उपसारणिक बोल रहा या मैंने M12 कहते, बात तो वही हुई। तो इस चीज को थोड़ा सा M वगैरह में आ गए, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट, अच्छा यहाँ अब से पहले आप चिन्ह लगाते थे प्लस माइनस, वो उपसारणिक में नहीं होता, वो होता है सहखंड में, वो भी मैं समझाऊंगा अगला लाइन में उसको। सारणिक और सहखंड दोनों सेम ही है, बस चिन्ह का फर्क है। ये है आपका सहखंड यानी कोफैक्टर, एक अवयव Aij, मैंने बोला था पहले अवयव का होता है, Aij के सहखंड को कैसे लिखते हैं, कैपिटल Aij द्वारा लिखते हैं। तो बेटा इसका जो मान क्या है कि कैपिटल Aij बराबर कैपिटल Aij बराबर कैपिटल Aij यानी Aij का सहखंड, कैपिटल Aij। तो Mij से पहले केवल चिन्ह लगा दो, और मैंने तुम्हें एक दिन पहले बताया था ये चिन्ह कहाँ से आते हैं, वो यहीं से आते हैं, -1 की पावर i प्लस j। एक उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें ये आपके पास एक सारणिक है, ठीक। मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि ये जो 2 है इसका आप सहखंड निकालिए। तो 2 है क्या A11,
टू है क्या, A11 का सेकंड, टू अर्थात A11 का सेकंड लिखेंगे कहाँ से बेटा इसको, A11 से। समझ में आ गई बात। अब है क्या फॉर्मूला, -1 की पावर i प्लस जे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1 + 1। ऊपर क्या लिखते हैं आगे, M11। M11 क्या था, उपसारणिक। उपसारणिक तुम पहले ही बता चुके, ऐसे खींचो 2 3 4 3, 2 3 4 3। समझ में आ गई होगी बात। तो बेटा अगर आप चिन्ह इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाता है, सेकंड। अगर चिन्ह इंक्लूड ना करें तो क्या हो जाता है, उपसारणिक यानी माइनर। फिर से सुने, अगर चिन्ह नहीं लगाते तो ये क्या है, उपसारणिक मीन्स माइनर। अगर चिन्ह भी इंक्लूड कर दें तो उपसारणिक क्या बन जाता है, सहखंड। यानी क्या बोलते थे सेकंड को इंग्लिश में, कोफैक्टर। और इसको लिखते कहीं से, कैपिटल ए से। फिर से सुनो, उपसारणिक को कहीं से लिखते हैं, MIJ से। और सहखंड को कहीं से लिखते हैं, कैपिटल AIJ से। और उपसारणिक और सहखंड दोनों ही किसके होते हैं, अवयव। दोनों ही कहीं के होते हैं, एलिमेंट के। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। तो बेटा क्वेश्चन ये है आपका पहला, क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, होमवर्क सुन ले भाई, इसका जो भी एग्जाम्पल है वो, और 4.2 के ऑल क्वेश्चन, ये 3-4 ही है, ज़्यादा नहीं है। और बेटा इसको अच्छे से पढ़ लेना, कल इस पे बेस्ड बिल्कुल आगे थ्योरम पढ़ाई जाएंगे 3-4। तो बेटा इसको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो फिर कल तुम कहोगे हमारी समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 1, इसने दिया है 2 - 403 के उपसारणिक और सेकंड लिखो। तो बेटा प्रत्येक तत्व के पूछे तो मैं एक के लिख दूं, बाकी तुम लिख लोगे। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 2 का उपसारणिक। तो बेटा 2 किस पोजीशन पे है, A11। तो इसको आप चाहो तो सारणिक को M11 से भी लिख सकते हैं। और 2 पे आपने ऐसे खींचा, क्या आ गया, 3। समझ में आ गई होगी बात। एक और बता दूं चलो, -4 का उपसारणिक। -4 किस पोजीशन पे है, A11 A12। तो इसको कैसे लिख दिया आपने, M12। M12 को ऐसे खींचा, क्या आ गया, 0। क्लियर है बेटा। मैं साथ साथ तुम्हें क्या बता दूं, सेकंड भी बता दूं। तो मैंने लिखा 2 का सेकंड, 2 किस पोजीशन पे है, A11। तो सेकंड कैपिटल A11। तो -1 की पावर कितना आ गया बेटा आपके पास, -1 की पावर i प्लस जे, यानी 1 + 1। और आगे M11 अभी निकाला था तुमने 3। -1 की पावर सम संख्या है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 3। उसके बाद मैं लिखता हूँ -4 का सेकंड। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, A12। पोजीशन देखो ना क्या है। तो -1 की पावर 1 + 2। और M12 कितना था आपका, 0। तो ये हो गया 0। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो बेटा ऐसे ही करने, मेन चीज़ है थ्योरी। अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो बेटा तुम्हें कुछ नहीं दिक्कत आ सकती। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर तो बेटा दिक्कत ही दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इससे तुम्हारा और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये दिया है डेल्टा बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 पूरा। कहता है इसको सॉल्व करो। तो बेटा सॉल्व करने का तो एक ही तरीका बताया था मैंने तुम्हें, कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यही बताया था ना बेटा। प्रसार करने का क्या तरीका हुआ करता था, कि इनके एलिमेंट लिखते थे आप, और फिर इनके सामने इनके उपसारणिक लिखते थे। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तुम चिंता ना करो। थोड़ा सा देख लो एक बार, ऐसे लिखते थे क्या। सबसे पहले लिखते थे हम पहला तत्व, और उसके सामने उसका उपसारणिक, फिर माइनस का चिन्ह, दूसरा तत्व उसका उपसारणिक, फिर प्लस का चिन्ह, फिर उसका उपसारणिक। ऐसे ही लिखते थे ना। अब बेटा मेन चीज ये है कि इसका चिन्ह यहाँ प्लस आता था, तो वो कैसे आता था, अब तो तुमने समझ ही लिया कि -1 की पावर i प्लस जे, यानी 1 + 1 होता था। मैंने इसके बदले लगा दिया -1 की पावर i प्लस जे। क्लियर होगी बात यहाँ तक, आगे बढ़ो। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया आपका, A11 एज इट इज। और इस पूरे को हम क्या बोलते थे, अभी पढ़ा तुमने, M11। इसके बदले क्या लगा दिया, M11। ठीक होगी बात।
उसके बाद माइनस, माइनस चिन्ह कहाँ से आता था बेटा? देखो प्लस तो हम इसलिए लगा रहे ताकि ये जुड़े रहें, और इस माइनस के बदले हमने क्या लिख दिया? -1 की पावर i प्लस जे, यानी 1 + 2, 1 + 2 3, 3 विषम संख्या, तो विषम जैसे ही होगा तो माइनस, फिर से माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा? a12, और ये क्या है आपका m12। समझ में आ रही बात? प्लस, प्लस तो इसलिए ताकि ये जुड़ा रहे पूरा, और यहाँ क्या लगाया? -1 की पावर i प्लस जे, और बेटा a13, और यहाँ क्या लिखा तुमने? यहाँ क्या लिखा तुमने? a13, और यहाँ लिख दिया m13। ठीक होगी बात यहाँ तक? अब बेटा ध्यान दें, अगर मैं इस माइनस को m11 के साथ इंक्लूड कर दूं तो a11 नहीं आएगा, प्लस माइनस को इसके साथ इंक्लूड कर दिया, माइनस को इसके साथ इंक्लूड किया तो ये भी a12 और ये भी a13। समझ में आ रही बात? समझ में आ गई ना बात? तो बेटा इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर किसी सारणिक के, ध्यान से सुनना, अगर किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों, इट इज अवयव की गुणा संबंधित, क्या है बेटा ये? सहखंड से करके जोड़ दिया जाए तो वही सारणिक का मान होता है। क्या कहा बेटा? ध्यान से सुनो। किसी आव्यूह के, ठीक है, मतलब आव्यूह से सारणिक बनेगा, फिर ये चलो सारणिक कह दो। किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों की गुणा परस्पर सहखंडों से करके जोड़ दिया जाए तो वो सारणिक का मान होता है। तो इसको आप ध्यान रखें, बहुत काम देगा, आगे भी बहुत काम की चीज है। एक चीज और ध्यान रहे बेटा नोट करके, कि अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, मान लो a11 के साथ a21 आ जाए, a12 के साथ a21 आ जाए, a13 के साथ a31 आ जाए, तो ये 0 होगा तुरंत। अगर सेम एलिमेंट की गुणा सेम सहखंड से हो रही है तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? सारणिक का मान। अदरवाइज क्या हो जाएगा? 0। इसकी कल बहुत जरूरत पड़ेगी। तो थैंक यू बेटा, यहाँ तक का ही काम करेंगे आज।